नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट में आज मैं बात करूंगा, एक आपने फिल्म देखी होगी 20 साल बाद, लेकिन मैं आज बात करूंगा 30 साल बाद। 30 साल बाद क्यों? क्योंकि कान फिल्म फेस्टिवल, कांस भी हम लोग बोलते हैं, उसमें 30 साल बाद एक फिल्म कंपटीशन कैटेगरी में गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि 9 कुल मिला के फिल्में हैं। जो ये 9 फिल्में हैं, इनका कुछ ना कुछ हिंदुस्तान से कनेक्शन जरूर है। और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनमें से एक है अजीत राय साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और दुनिया भर का सिनेमा देखते हैं, वर्ल्ड सिनेमा के जानकार हैं। मीता वशिष्ठ जी, आप एक्ट्रेस तो हैं, आप सबने देखा है, लेकिन इनके नाम के आगे और बहुत सारी चीजें हैं। प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, थिएटर बहुत किया है। उसके अलावा जो हरियाणा की फिल्म पॉलिसी है, उसकी भी चेयरपर्सन है ये। और साथ में हमारे यूसुफ शेख साहब, जो कि इम्पा और एफएफआई के मेंबर हैं, और अभी जो एक कांस में जा रहे हैं करीब 30 लोगों का डेलीगेशन लेकर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये हम इस सब पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सवाल उठता है, जो मैंने एक पहली लाइन बोली थी, 30 साल बाद, तो 30 साल बाद पहले आपसे शुरू करता हूँ मैं। तो आप तो दुनिया भर के फेस्टिवल्स में जाते रहते हैं, और कान की बात करें तो 30 साल बाद क्या ऐसी वजह आपको लगती है कि 30 साल लग गए कंपटीशन में जाने में एक फिल्म के? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, पायल कपाडिया की फिल्म है। और ये फिल्म मुंबई की 2 नर्सों की कहानी है। बहुत ज़्यादा उसे, चूँकि कान में जो जिन फिल्मों का प्रीमियर होता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आउट मीडिया में होता नहीं है, क्योंकि वो उसी समय उसका कर्टेन खुलता है। तो वो 2 नर्सें हैं, और ये फिल्म मलयालम और हिंदी में बनी है। और उसमें 2 नर्सें हैं जिसकी ज़िंदगी के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, और वो सुकून की तलाश में हैं। तो वो एक समुद्र किनारे छोटे से शहर में जाती हैं, जहाँ वो एक जंगल के माध्यम से एक मिस्टीरियस जर्नी पर जाती हैं, और वो उसमें एक्सप्लोर करती हैं कि उनके पास क्या नहीं था और क्या हो सकता है जी। तो ये निजी खोज की कहानियाँ हैं। अब पायल कपाडिया की एक फिल्म सीने फाउंडेशन में आई थी 2015 में, जब वो FTI लगातार 2-3 17-18 में भी उनकी फिल्म थी। 17 में उनकी एक फिल्म थी, वो जो डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में गई थी, जो उसका एक साइड का इवेंट है कान का। लेकिन कान एक दुनिया में बहुत अच्छा काम नौजवानों के लिए करता है। वो ये करता है कि दुनिया भर से 3000 फिल्में, स्टूडेंट्स फिल्म वहाँ आती हैं, 3000 के आसपास। उसमें से वो 10 फिल्मों को चुनकर एक सीने फाउंडेशन सेक्शन क्यूरेट करता है। अलग अलग बहुत सारे कैटेगरीज हैं, हाँ। जिनमें फिल्म जाती है। हाँ। लेकिन जो हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, जिसमें कि 30 साल बाद की मैं भी बात वही कर मैं कह रहा हूँ कि वो जो फिल्में उसमें जाती हैं, उस यंग फिल्म मेकर को कान एक प्रॉमिस करता है, अनऑफिशियली भी प्रॉमिस करता है, कि जब वो जवान होकर एक मेन फीचर फिल्म बनाएंगे तो कैन उसको प्रायोरिटी से कंसीडर करेगा। इसमें बहुत सारे फिल्म मेकर दुनिया भर में पैदा हुए हैं जब से वो सीने फाउंडेशन सेक्शन है। तो इसी सेक्शन में, इस बार भी इस सेक्शन में हमारी दो हिंदुस्तानियों की फिल्म है जी। और ये शायद मेरी स्मृति में, मैं तो 15-20 साल से कैन कवर कर रहा हूँ, लेकिन मेरी स्मृति में पिछले 75 सालों की हिस्ट्री में पहली बार हिंदुस्तान की 9 फिल्में वहाँ ऑफिशियल सिलेक्शन में हैं। हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से रिलेटेड, क्योंकि कुछ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो, जैसे गीता हमारे साथ बैठी हैं, इनके जो प्रोड्यूसर हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है, लेकिन नहीं, अभी वो इसलिए हम हिंदुस्तान कहेंगे कि उसकी सारी फिल्मों की कहानी हिंदुस्तान की है। प्रोड्यूसर तो आजकल तो 4-5 प्रोड्यूसर्स मिलकर एक फिल्म भेज रहे हैं ना। और कैन की हिस्ट्री रही है कि जब तक कोई फ्रेंच और इटालियन प्रोड्यूसर होता नहीं है, तब तक हिंदुस्तानी फिल्मों की एंट्री वहाँ थोड़ी मुश्किल होती है। ये गड़बड़ मामला है थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि वो जूरी तक पहुंच ही नहीं पाती अधिकतर फिल्में, और जब तक जूरी तक नहीं पहुंचेंगी तब तक उस पर जजमेंट नहीं होगा। हालांकि कैन के प्रोग्रामिंग के हेड क्रिस्टियान ज्यू इंडिया के प्रति बहुत अच्छा भाव रखते हैं। उनका मैंने इंटरव्यू किया था, और वो हमेशा घूमते रहते हैं। राइट। तो खैर, मैं पायल कपाडिया की बात कर रहा था कि पायल कपाडिया की वो फिल्म जब आई थी, उसने बहुत अट्रैक्ट किया था अटेंशन। मैंने देखा था उन 2015 में भी, और 2017 वाली भी फिल्म थी। तो अब इन्होंने फीचर फिल्म बनाई और कंपटीशन में आ गई। आखिरी इंडियन फिल्म जो कंपटीशन में थी वो 1994 में थी, शाजी एंड करुण की मलयालम फिल्म स्वाहम जी। उसके बाद से कोई फिल्म कंपटीशन में, उसके बाद से कंपटीशन तो छोड़ दीजिए, मेन ग्रैंड थिएटर लूमियर्स में इंडियन फिल्म नहीं स्क्रीन की गई थी, जो मेन वहाँ है। उसमें लास्ट ईयर अनुराग कश्यप की फिल्म थी मिडनाइट स्क्रीन में, वो भी ऑफिशियल सिलेक्शन है, वो थी कैनेडी। तो ये इतने बड़े अंतराल के बाद यदि पायल कपाडिया ने अपनी प्रतिभा को साबित किया है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आपकी फिल्म, पहले तो अपनी फिल्म के बारे में बताइए। ज़्यादा नहीं बता सकते क्योंकि प्रीमियर उसका 17 मई को है। तो जितना ब्रोशर में लिखा है या मीडिया में है जो उन्होंने किया है उतना ही है।
फिल्म का नाम है द शेमलेस, डायरेक्टर उसके हैं कॉन्स्टेंटिन बोजानोव, और पूरी जो कास्ट है वो इंडिया से है, जी मोस्टली इंडिया से है। कैरेक्टराइजेशन, माने कैरेक्टर्स, लोकेशंस वगैरह सब इंडिया का साबित किया है, हालांकि हमने नेपाल में शूटिंग की थी। जी 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 सो दैट्स अबाउट ऑल आई कैन से अबाउट द फिल्म राइट नाउ। ओके, तो अभी आप जाने वाली हैं जी और जाने के लिए आप पहली बार जा रही हैं? जी। जी, तो आप जब वहाँ पे अपनी फिल्म देखेंगे, किस तरह की एक्सपेक्टेशन आपकी है? क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ कान के बारे में सुना होगा कि ऐसा होता है वैसा होता है, जैसे वैजी जी ने बताया। हाँ। किस तरह की एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं और जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर जूरी बाहर की ना हो, ये एक बहुत कोई ऐसा प्रोड्यूसर ना हो जो बाहर का हो, तो फिल्म जाना भी मुश्किल होता है। इस पे क्या बोलना चाहेंगे और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? एक्सपेक्टेशंस मैं हमेशा अब ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, वो नमक की तरह होती है कि सब्ज़ी में जितना नमक डालो ना, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। एक एंथुजियाज़म है ऑफ कोर्स। मैं फ़िल्म देखने के लिए बहुत इच्छुक हूँ, क्योंकि जो ट्रेलर उन्होंने रिलीज़ किया है मेरे डायरेक्टर ने, उसमें एक रस है, हालांकि फ़िल्म में वायलेंस है और काफ़ी कुछ है, स्टोरी भी ऐसी है कुछ, लेकिन उसमें एक रस मुझे महसूस हो रहा है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि एक बल्गेरियन डायरेक्टर ने किस तरह से हमारी सभ्यता में से एक कहानी बनाई है जिसमें एक ये रस निष्पत्ति हो। नॉर्मली नहीं होता है, राइट। फिल्म्स ऑलमोस्ट इन अ वे आई टर्म इट पोर्नोग्राफिक, बिकॉज वो आपको एक एहसास में बांध देती हैं, और जैसे ही वो फिल्म ख़त्म होती है वो एहसास भी छूट जाता है। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अच्छी फिल्म बनाई है, तो फिल्म देखने के लिए मैं बहुत इच्छुक हूँ। और बाकी तो आपका जो दूसरा सवाल था, आई थिंक ये शायद एक फेमिलियरिटी की बात होती है, ये तो अपना इंडिया में भी होता है। नहीं, बट जहाँ भी होता है गलत है, क्योंकि आर्ट को और सिनेमा को अगर हम बाउंड्रीज में नहीं बांधते हैं, तो ये तो बाउंड्रीज हो गई कि अगर आप आई भारत। डोंट थिंक इट्स बाउंड्रीज, आई थिंक इट्स टू मच। अगर आपको 2000 फिल्मों ने अप्लाई किया है, तो आप शायद वही थोड़ा बहुत पहले फेमिलियर टेरिटरी ढूंढते हैं Familiar कि ठीक अगर है। इस प्रोड्यूसर ने इस फिल्म से जुड़ा है, मतलब इसमें कुछ अच्छा होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली हिंदुस्तानी आदमी फिल्म बनाए तो वो अच्छा नहीं होगा, क्या बोलेंगे आप? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ मैं, बट आई थिंक दैट्स हाउ इट इज। आई थिंक हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ये वर्ल्ड एक ऐसा है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा लाइक यू सेड फेमिलियरिटी का मामला तो रहता ही है, क्योंकि आप अगर उनके करीब हैं, आप उनसे कंटिन्यूसली आपकी पिक्चर की चर्चा है, कंटिन्यूसली आप उनको एक्सपीरियंस हो रहा है कि किस सब्जेक्ट पे चीज़ें बन रही है, तो एक जूरी से रिलेशनशिप होने से बहुत फ़र्क तो पड़ता ही है। वो तो हमारे अपने देश में होता है। मैं वही कह रहा हूँ, ये बोलिए। बहस तो फिर बड़ी नहीं, लंबी नहीं, हो बड़ी जाएगी। लंबी बहस। उसका फिर क्या उदाहरण फर्क है। हो गया कि किसी लेकिन कांस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, लेट मी टेल यू, कि वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया को देने के लिए उन्होंने अपना एक वो खोला है कि आइए प्लीज़, जिसके पास किसी भी किस्म की छोटी बड़ी स्टूडेंट टेक्निकल, आपके पास कांस एक दुनिया है अपने में। कांस फिल्म फेस्टिवल की जो दुनिया जिसने एक्सपीरियंस की है, जैसे मैं हर साल जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये 7 दिन भी कम पड़ते हैं, क्योंकि इतना सीखने को मिलता है। इतने लोग जो माहिर है अपने क्राफ्ट में, वो वहाँ आके अपना क्राफ्ट दिखाते हैं और दे ऑल कम एज इन कॉम्पिटिशन, राइट। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हम भी एग्ज़ाम में बैठे हैं, और बड़े से बड़े लोग बैठते हैं, और जो प्लेटफॉर्म वो लोग प्रोवाइड करते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म शायद ही मतलब दुनिया में और कहीं है ही नहीं। और हमने एक्सपीरियंस किया है टॉप गन का प्रीमियर भी, हमने एक्सपीरियंस किया है जो एक्सपेंडेबल्स फिल्म आई थी, उन्होंने उसमें पूरी टैंक उतार दी रोड के ऊपर, उसके टैंक के अंदर से हैरिसन फोर्ड निकल रहे हैं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। तो उस लेवल का कैंपेनिंग, मार्केटिंग, हर चीज़ को ये लोग कवर करते हैं, बड़े से लेके छोटा तक। जब टॉम क्रूज़ ने टॉप गन का प्रीमियर किया था, तो 8 फाइटर जेट उनके सर के ऊपर से, कांस के थिएटर के ऊपर से उड़ाए थे। तो इनका जो एक स्केल है, और एक छोटे सी पिक्चर को जो लोग चांस देते हैं, वो बहुत ही अपने आप में बहुत ही खूब चीज़ है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस बार हमारे मैं उसी सवाल पे आ रहा था, अभी सवाल मैं उधर से ही शुरू करूंगा। तो आपसे ये कि इस बार ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि डेलीगेशन 30 लोगों का जो डेलीगेशन जा रहा है, और साथ में कुछ मराठी है, हिंदी, मराठी, भोजपुरी, गुजराती, मतलब कई तरह के प्रोड्यूसरों ने। सो इस बार ऐसा है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाके बात करूँगा कि इस बार यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेटी आई है अंडर श्री अभय सिन्हा, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इम्पा, जिसने ये डिसाइड किया कि इंडिया को रिप्रेजेंटेशन बहुत कम मिल रहा है, और हम फ्रंट फुट पे जाके एज ए अपने प्रोड्यूसर को वहाँ ले जाके फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हैं। हम उनको पूरा एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं कि ये फेस्टिवल का एडवांटेज कैसे लिया जाए और कैसे इसके अंदर हम अपना पार्टिसिपेशन करें। तो इस बार जब हमने अपना प्रोड्यूसरों को जब उसके लिए तैयार किया, तो
हमको लगा 2-4 आएंगे, 31 प्रोड्यूसर तैयार हो गए। 31 प्रोड्यूसर और सबके साथ 8, 10, 12 फिल्में, सबकी तैयार फिल्में लेके वो लोग बोलते हैं हमको कभी दिया ही नहीं गया ये प्लेटफॉर्म। तो इस बार प्रेसिडेंट ने बोला नहीं, जो एक्सपेंसेस होंगे, जो होगा हम मिल बांट के जो भी है करेंगे, लेकिन हमको वहाँ रिप्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो छोटी छोटी बहुत सारे लोगों को जिसको वहाँ जाने की इच्छा है, वहाँ प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके लिए हमने बूथ बनाया है, उसके लिए हमने एक इंटरनेशनल डेलीगेशन को उतारने के लिए उनका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उनके लिए हमने एक इवनिंग वहाँ पे कांस में पार्टीज़ होती हैं तो एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है। तो हर चीज़ करने की कोशिश करें ताकि प्रोड्यूसर को एक मौका मिले कि वो बायर से मिले, वो डेलीगेट से मिले, वो जूरी से मिले। वर्ल्ड की 130 कंट्रियाँ वहाँ पे आती है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि कांस क्या चीज़ है। 130 कंट्री आपके लिए प्लेटर पे ऑफ़र लेके आती है कि आप हमारे साथ क्या बिज़नेस करना चाहते हो, यू आर वेलकम। हर बूथ में आपको ऐसे वेलकम किया जाता है कि आप क्या करना चाहते हो। आप एक्टर हो, चलो क्या करना चाहते हो। आप प्रोड्यूसर हो, आपको कौन सी सब्सिडी चाहिए, आप आइए हमारे देश में आके शूटिंग करिए। आपको टैक्स एग्जम्पशन चाहिए, आप आइए हमारे यहाँ आइए। आपको कोई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर चाहिए, ये लीजिए। हमारे यहाँ का कैमरामैन चाहिए, ये लीजिए। सब सब्सिडाइज करके लोग कोशिशें करते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़रूरी होता है। राइट। मैं आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जैसा मैंने कहा, आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर, एक्टर, आप पूरा थिएटर से आप आई हैं और पूरा 360 डिग्री एंटरटेनमेंट को आप समझती हैं। हम जो अभी बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान में भी है ये कि अगर आप पहचान है कुछ है तो आपको जल्दी आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि बॉक्सेस टिक करने की किस तरह की फिल्में अवार्ड्स में जानी चाहिए या किस तरह की फिल्में अवार्ड्स में होनी चाहिए। और एक तरफ कमर्शियल सिनेमा जो हमारे यहाँ हिंदी भारत में जो है, कमर्शियल सिनेमा देखने ऑडियंस जाती है और जो फेस्टिवल वाली फिल्में उनको देखने कम जाती है, नहीं जाती है। अवार्ड जब मिलता है खुशी सबको होती है, लेकिन देखते कमर्शियल है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि ऐसे लोग जो कंटेंट बेस्ड सिनेमा बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ फेस्टिवल में दिखा के ही अगर वाहवाही हो जाती है तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स भी खरीदने को शुरू हो जाते हैं, प्रोड्यूसर भी जुड़ जाते हैं। आपकी फिल्म के साथ भी क्या ऐसा ही हुआ कि जो प्रोड्यूसर हैं वो बाहर के हैं, फिर अभी हिंदी प्रोड्यूसर भी जुड़ गए हैं उसमें? तो ये जो पूरा का पूरा गेम है, ये गेम टूटना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। आप जैसे मैं बोलूँगा क्रिएटिव लोगों के लिए जो हमेशा एक अलग कंटेंट लेके सिनेमा में आते रहे। आपने 2-3 सवाल एक सवाल में पूछ लिए हैं, उनके मुझे मैंने वो पीछे मैं बैकड्रॉप बताया उसका। पहले तो आप इसी के बताइए कि टूटना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह का सिनेमा आप बनाते हैं वो उसको अवार्ड्स तो मिल जाते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक कि जिस तरह, आई थिंक बेसिकली कुछ भी नहीं टूटना चाहिए, पर हमें ये डिस्क्रिमिनेटरी पावर होना चाहिए कि आप एक ही तंबू में जैसे एक अलग अलग फिल्में देख सकते नहीं दिखाने चाहिए। सी एवरीथिंग नीड्स, एक हर चीज़ के लिए एक प्रकार का आर्किटेक्चरल स्पेस होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है ये ओनर्स ना तो कमर्शियल सिनेमा पे होना चाहिए कि हमारी फिल्में आप प्रमोट कीजिए। उनके लिए तो बिज़नेस है, वो बिज़नेस के लोग हैं। जो कमर्शियल सिनेमा बनाते हैं वो बिजनेस पहले देखते हैं, बाकी सब बाद में देखते हैं। लेकिन जो फिल्म मेकर जो फिल्म मेकर जैसे मेरी फिल्म मेकर्स थे, कुमार शानी, मनी कौल, जिनकी फिल्में आइकॉनिक हैं, आज भी लोग उनको माने मानते हैं। वो इवन गोविंद दिलानी, हिज फिल्म ध्रुवकाल इज लाइक अ लॉट ऑफ इट। सो आई वर्क विद वेरी वेरी कमिटेड फिल्म मेकर्स, कमिटेड टू द आर्ट ऑफ सिनेमा। व्हेन यू से सिनेमा, देयर आर टू थिंग्स। एक होता है कि आप फिल्में बनाते हैं, एक होता है कि आप सिनेमा बनाते हैं। राइट। सिनेमा को अवार्ड्स मिलते हैं, फिल्मों को बॉक्स ऑफिस मिलता है अक्सर। इन दोनों के लिए प्रेक्षाघर दोनों अलग होने चाहिए। जैसे पेरिस में है, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे थिएटर हैं जिसमें आपको पता है कि आप सारी 8 फिल्में यहाँ पे बहुत सस्ते में देख सकते हैं। उसमें 20, 30, 40 की सीटिंग से ज़्यादा नहीं होता है। जैसे हमारे में प्रीव्यू थिएटर्स होते हैं, प्रीव्यू थिएटर भी इधर ही होते हैं, तो कितना महंगा होता है। ये बात भी सही है। इन अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आपको प्रेशर नहीं डालना चाहिए ऑन ग्रेट सिनेमा कि आप यहाँ पे क्वालिफाई होइए, आप टिकट लाइए। आई थिंक दैट्स वेरी अनफेयर। हमारे जो ग्रेट माइंड्स हैं, जो ग्रेट फिल्म बनाते हैं, जो ग्रेट सिनेमा बनाते हैं, जो सदियों तक जीवित रहेगा, जिसको हमेशा कुछ ही लोग देखेंगे एक साथ, लेकिन वो सदियों तक देखते रहेंगे, उसकी शेल्फ लाइफ छोटी नहीं होगी। उसके लिए एक अलग किस्म का प्रेक्षागृह होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जैसे आप 50 रिलीजन्स को एक रिलीजियस स्पॉट में नहीं डालते हैं। एक के लिए मंदिर बनाते हैं, एक के लिए मस्जिद बनाते हैं, एक के लिए चर्च बनाते हैं, एक के लिए गुरुद्वारा बनाते हैं। तो फिल्मों के लिए भी ऐसा होना चाहिए। एक तरह से ये कमर्शियल फिल्म का माहौल है, उसको यहाँ पे कमर्शियल फिल्म चलेगी। जो 5,000 रुपये खर्च रहा है उसको पता है उसको क्या मिलेगा।
ये दूसरी जगह है, यहाँ पे आप 50 रुपए का टिकट खरीदिए, यहाँ पे आपको सिर्फ एक कटिंग चाय मिलेगी, वो भी अच्छी खासी 1.5 रुपए वाली या जो भी है, लेकिन आप सिनेमा देखेंगे तो आपकी चॉइस होती है. द व्यूअर इज नॉट गिवन अ चॉइस, ही इज नॉट गिवन अ चॉइस बाय वे ऑफ connecting his desire to watch a cinema and his pocket. We have to have very different architecture, and this is one of my dreams as chairperson Haryana, is to actually have a different architectural space for great cinema, which does not demand कि जो viewer आता है उसको इस पूरे मेंटेनेंस के पैसे उसके टिकट से निकाले जाए. मैं एक बात बताऊं, जैसे अभी मैंने आपको अपना कार्ड दिया, उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ है जनता सिनेमा. एग्जैक्टली व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम कांस. कांस में एक टेक्नोलॉजी है कि आप प्लग एंड प्ले कहीं पे भी पिक्चर सिक्योर मैनर में दिखा सकते हो. वो लोग वहाँ पे एक तंबू लगाते हैं, वहाँ पिक्चर का प्रीमियर कर देते हैं. तो वो सेम टेक्नोलॉजी से आप जो कह रही है वो पॉसिबल होने जा रहा है, और उसी कंपनी से मैं जुड़ा हूँ. इसका जनता सिनेमा. In fact, I don't even believe in tambu because that's a little casual. Not tandu. I'm just Tambu, you giving know you what an I mean? example. Like I'm saying that you will people get a have been proper saying- cinema hall. No, you know what people have been saying कि अरे ये तो हम कर सकते हैं, एयर कंडीशन तंबू लगा दो उसमें. मैंने कहा why? मैंने कहा जब आप एक चीज़ को एक आदत बनाना चाहते हैं तो आप उसको एक ठोस जगह देते हैं, और ये हमारा सिर्फ माने सिनेमा, ये सिनेमा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई क्यों बनाए आपका बॉक्स ऑफिस वाला फॉर्मूला. The technology is there now. You can do it. बट ये भी एक बहुत सारी Yeah, चीजें जुड़ी technology- हुई है कि सिनेमा बनाने के लिए पैसा चाहिए, है ना. पैसा जब तक नहीं मिलेगा सिनेमा नहीं बनेगा, चाहे अच्छा हो चाहे देखिए, जिन commercial. लोगों ने पुराने समय में भी के आसिफ ने मुगल आजम बनाई, अपना घर वर बेच दिया था. घर बेचा था, मगर बल्कि वो वही- तो अच्छा हुआ मुगल आजम चल गई. अगर किसी की मुगल आजम बनाते नहीं चली तो वो बेचारा सड़क पे आ नहीं जाएगा. मालूम था कि चलेगी, बल्कि कई नहीं सारे नहीं, मैं कह रहा हूँ वो मैं आज कहानी के तौर पे हम बोल सकते हैं ये एक बात. बार मुझे जयदीप सानी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी. मैं उनसे कभी मिली नहीं थी, लेकिन एक यश चोपड़ा जी के पास एक मेरी स्क्रिप्ट पड़ी थी, तो वो फिर गुजर गए. तो मैंने जयदीप सानी को फ़ोन किया कि ये जयदीप ने मुझे, हमारी बातचीत बहुत लंबी हो गई, 1.5 घंटे तक फ़ोन पे ही चली. तो उन्होंने कहा मीता आप बहुत लकी हैं, आपने ऐसे दौर में काम किया है कि जब आप प्योर सिनेमा भी था, क्योंकि आजकल जब हम फिल्में बनाते हैं पहले वो हर फिल्म हमारे EMI से जुड़ी होती है. बिल्कुल सही बात. हमें कौन सी किस्त किसके लिए निकालनी है, घर का EMI है, कार का EMI है, उस हिसाब से हम लोग फिल्म सोचते हैं और वो प्रोजेक्ट्स बनते हैं और उनको पास किया जाता है. You know how much money who is getting, you know. So there are people even in the early days, even in commercial space, who have, जिन्होंने अपना सब कुछ लगा के बिल्कुल लुट मिट गए, लेकिन फिल्म बनाई अपनी तबीयत से. वही और आज बोल भी रहा उसका हूँ जिक्र कि होता है. वो चल गई फिल्में, तो वो जितने भी प्रोड्यूसर्स थे वो फिर अगली फिल्म बना पाए. बहुत सारी कहानियां हैं ऐसी, बहुत सारी मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं. पर मुझे लगता है उन्होंने ये नहीं सोचा, ये पक्का नहीं था कि चलेगी कि नहीं. जब बना रहे नहीं, थे, बिल्कुल बिल्कुल जब बना रहे थे तो बना रहे थे, रिस्क ले रहे थे. बिल्कुल बिल्कुल. बट मे बी आज के डेट में, उस डेट में भी मुंबई में रहना मुश्किल था, आज की डेट में भी मुंबई में रहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी नौजवान अच्छी फिल्में बना रहे हैं. बना रहे हैं, yes. बिल्कुल बना रहे हैं, लेकिन एक दुनिया में- कंफ्यूजन का स्टेट भी है. नहीं, कंफ्यूजन का स्टेट आपके मुंबई में है. मुंबई हाँ, मुंबई मुंबई में के अलावा इस पृथ्वी के किसी कोने पर कंफ्यूजन का स्टेट नहीं. मुंबई में बिल्कुल कंफ्यूजन का स्टेट है. आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए, मैं उस पे आऊंगा, पहले मैं कान से जुड़ा एक सवाल तो पूछ रहा हूँ. कान से ही बता जी, दूं. बताइए. मैंने कम से कम 2 फिल्मों के नाम तो मैं ले लूं जो फिल्में इस बार अनसर्टेन रिगार्ड में. एक तो सेमलेस के बारे में इन्होंने बताई, एक संध्या सूरी की फिल्म. अच्छा, आप देखिए, संतोष. संतोष है. वो संतोष क्या है? वो संतोष है कि एक उत्तर भारत के गांव में किसी लड़की का बलात्कार और उसको जला दिया जाता है. उसके बाद एक विधवा है जिसका पति पुलिस की नौकरी में मारा गया है, उसको कंपनसेशन ग्राउंड पर नौकरी मिलती है, और वो बनती है फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेटर. और ये पूरी फिल्म उस औरतों के बारे में, औरतों की है. आप ये ध्यान दें कि कान में जितनी भी इस बार फिल्में हैं उसमें से ज़्यादातर औरतों की भूमिका है. जी. और कान ने पिछले 10 सालों से एक अभियान चालू किया है कि वीमेन इन मोशन वर्ल्ड वाइड, और इसीलिए उन लोगों ने काफ़ी कि कैसे औरतों का शोषण होता है सिनेमा की इंडस्ट्री में, उसको बचाए, कैसे वो अलग ज़्यादा तक औरतें आएँ. प्लस जो एक बात ये कह रहे थे यशु भाई, ग्लैमर सबसे ज़्यादा कान में होता है, लेकिन जो रेड कारपेट पे हर जगह, माने हॉलीवुड पूरा छाया रहता है. ठीक है, हर कोई चाहता है, स्टीवन स्पीलबर्ग से लेकर और मार्टिन स्कॉर्सेसे तक. अभी इस बार फ्रांसिस फोर्ड कपोला, जो कि एक इतने बड़े फिल्म मेकर हैं, गॉडफादर से जो चर्चित हुए, उनकी भी फिल्म है और वो भी कंपटीशन में है. आप सोचिए, एक फ्रांसिस फोर्ड कपोला की फिल्म compete कर रही है, पायल सेक्शन में पायल कपाडिया की फिल्म compete कर रही है. इट्स द हाइट ऑफ डेमोक्रेसी. Yes.
तो कैन आर्टिस्टिक सिलेक्शन में कोई बेईमानी नहीं करता, बिल्कुल। आप कितने भी महान हो, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है। जैसे मैं गोवा फिल्म फेस्टिवल जो ईफी है उसके सिलेक्शन बोर्ड में रहा हूँ। अब मान लीजिए कोई श्याम बेनेगल की फिल्म आती है सिलेक्शन में, या गौतम घोष की आती है, या अडूर गोपाला कृष्णन की आती है, या शेखर कपूर की आती है, तो जाहिर है मैं पहले से माइंडसेट मेरा बना है ना उनके प्रति पॉजिटिव, तो वो वर्क करता है। उसी तरह कैन अपने सारे सिलेक्टर्स को दुनिया भर में साल भर भेजता रहता है कि देखो इस संसार में अच्छा सिनेमा कहाँ बन रहा है। बिल्कुल। अगली बात, कैन सिनेमा को केवल इंटरटेनमेंट नहीं मानता, और बॉक्स ऑफिस तो मानता ही नहीं है, बिल्कुल कभी नहीं। बॉक्स ऑफिस दुनिया का कोई फिल्म क्रिटिक आप बता दीजिए, वहाँ 5000 फिल्म क्रिटिक जाते हैं। मैं तो 15 साल से हूँ, बाकी 30 साल 20 साल, कहीं भी किसी रिपोर्ट में आता है बॉक्स ऑफिस का कोई कंसिडरेशन? आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन इंटरनेशनल, वैरायटी, हॉलीवुड रिपोर्टर, डेटलाइन, जितनी भी साइट एंड साउंड जो वर्ल्ड की महान मैगजीन्स और अखबार हैं सिनेमा के, उनमें कोई भी फिल्म क्रिटिक इस पर बात ही नहीं करता कि ये फिल्म पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी दर्शकों को। आपका मुंबईया आलोचक तो शुरुआत ही ऐसे करता है कि क्या बॉक्स ऑफिस 10 करोड़ की फिल्म बनाई है हमने, मीन व्हाट इज इट मीन? 10 करोड़ कमाए हैं या बनाई है या लगाए हैं, 250-300 करोड़ बन रहा है। और पैसे की दुनिया में कोई कमी नहीं है, कंटेंट बेस्ड सिनेमा के लिए कोई कमी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपके दर्शकों को कि कैन में फिल्म सेलेक्ट होने का मतलब क्या है, बताइए। ये भी जानना चाहिए ना। जी। मतलब ये है कि जैसे ही कंपटीशन सेक्शन में आपकी फिल्म आ गई, इतने सिर्फ सारे कंपटीशन सेक्शन की बात कर रहे हैं? ऑफिशियल सिलेक्शन, ओवरऑल ऑफिशियल सिलेक्शन। उसके ऑफिशियल सिलेक्शन एक तो कंपटीशन है मेन 21 फिल्में, अनसर्टेन रिगार्ड है जिनमें ये हैं, वो नौजवानों का सेक्शन है बहुत, वो भी ऑफिशियल सिलेक्शन है। मिडनाइट स्क्रीनिंग है, आउट ऑफ कंपटीशन है, और स्पेशल स्क्रीनिंग है। कांस प्रीमियर्स हैं, शॉर्ट हैं, सिने फाउंडेशन है, कांस क्लासिक्स हैं जिसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन दिखाई जा रही है उसमें जी। पहले सत्यजीत रे की चारुलता और अरविंदन की फिल्म दिखाई जा रही है। इनके शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर ने एक फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन बनाया है जो पुरानी फिल्मों को रिस्टोर करते हैं, तो लगातार तीसरे साल उनका रिस्टोरेशन वाली फिल्म वहाँ दिखाई जा रही है। तो उसमें बिजनेस इतना बड़ा है वहाँ का, हम कल्पना नहीं कर सकते यहाँ से। एक बार सिलेक्शन में आपका आ गया ऑफिशियल सिलेक्शन, मार्केट नहीं, मार्केट अलग चीज़ है। तो ऑफिशियल सिलेक्शन में आ गए तो उसके राइट्स बिक जाते हैं और वो फिल्में रिलीज होती हैं, और उनकी जो ग्लोबल इकोनॉमी होती है वो मुंबईया बॉक्स ऑफिस से कई गुना ज़्यादा होती है। इसका कैलकुलेशन नहीं है। जैसे मान लीजिए पेरिस के एक हॉल में अनुराग कश्यप की फिल्म अगली रिलीज हुई, या पार्स्ट फिल्म लीना जादव की पेरिस में 8 महीने तक चली, तो एक टिकट 14 यूरो का होता है, यानी 1400 रुपये का होता है। तो सीधे आपसे तिगुना हुआ है ना, आपके यहाँ 1400 का टिकट थोड़े होता है। जी जी जी। तो वो मनी जो आती है, और प्लस आप अगले प्रोजेक्ट के लिए कहीं भी अप्लाई करेंगे, जैसे रोटरडम में या रेड सी में या दूसरे फेस्टिवल में, तो आपको तुरंत अप्रूवल मिल जाती है। और आपके पास जितने लोगों की फिल्में कैन में सिलेक्ट हुई हैं ऑफिशियल सिलेक्शन में, आज कोई खाली नहीं बैठे हैं और किसी के पास काम की कमी नहीं है। तो ये भ्रम बना हुआ है कि बॉलीवुड में 400 करोड़ की फिल्म बना लो यही इकोनॉमी है, ये भ्रम है। दुनिया की दूरदर्शिता नहीं है, हम ये कह सकते हैं। दुनिया की नहीं, मैं डेटा बता रहा हूँ ना, दुनिया की टोटल फिल्म रेवेन्यू का 0.5% इंडिया से जनरेट होता है। ओके। दुनिया का जितना सिनेमा का टर्नओवर है वर्ल्ड वाइड, उसका केवल 0.5% इंडिया से है, 99.5% वर्ल्ड से है। तो जो कैन में कंटेंट बेस्ड हमारा सिनेमा जाता है वो 99.5% की इकोनॉमी में जाता है, और वो हमारे देश के लिए फॉरेन करेंसी जनरेट करता है। ये बात तो कहने का मतलब ये है कि ये सोचना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं कि हिंदुस्तान में कितना कमाया, अगर आप बेहतरीन सिनेमा बनाएंगे तो बाहर जो लोग हैं वो देखेंगे और ओपन हो जाता है। जी। एक सवाल जो और जहन में आता है कि जितने भी पॉपुलर अवार्ड्स हैं, चाहे हम गोल्डन ग्लोब्स की बात करें, ऑस्कर की बात करें और कांस की बात करें, क्या डिफरेंस है? इधर से शुरू करें। हाँ, मैं उसके बारे में, ऑस्कर वाले अवार्ड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे लोगों को कम जानकारी है। मैं एक और चीज ऐड कर दूं उसमें। एक वर्ड होता है लॉबिंग, जो ऑस्कर में भी होता है, गोल्डन ग्लोब में भी होता है, और मैंने सुना मैं उस लॉबिंग को भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो लॉबिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है। होता क्या है कि ऑस्कर में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ऑस्कर में लोग समझते हैं कि 5-6 लोगों की जूरी है जो अवार्ड दे देती है। ऑस्कर में 5-6 हज़ार लोगों की जूरी है जो वोट करती है। अब जो फिल्म कान में, जैसे पैरासाइट का उदाहरण लीजिए, पैरासाइट ने कान में
बेस्ट फिल्म का अवार्ड लिखा, पाल्मा डोर जी। जीता उसने। जी। और ऑस्कर में उसको, ऑस्कर की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि किसी नॉन इंग्लिश फिल्म को 4 मेन कैटेगरी में अवार्ड मिले। वो कैसे मिल गए? वो केवल लॉबिंग नहीं है, नहीं लॉबिंग क्या है कि कान, बर्लिन और वेनिस, टोरंटो और बुसान, रेटिंग में यही 5 बड़े फिल्म फेस्टिवल हैं। तो कान, बर्लिन, जो सीरियस सिनेमा या कंटेंट बेस्ड सिनेमा को, क्वालिटी में जो बड़े सिनेमा हॉल है, तो ये फिल्में जो ऑस्कर में, अच्छा कान की रेटिंग इतनी हाई है कि ऑस्कर में उसकी 17 से लेकर 25 फिल्में compete करती हैं। क्योंकि कान में तो प्रीमियर करते हैं ना, वो खुली हुई फिल्म नहीं लेते, यानी जिसका शो आप बॉम्बे में कर चुके हैं कहीं, तो वो नहीं लेते, वो ओपनिंग वहीं होती है, प्रीमियर। तो कान में जो फिल्म जाती है वही फिल्में पूरी साल दुनिया में घूमती हैं। तो उनमें से 17 से 25 फिल्मों को यदि 40 नॉमिनेशंस मिल रहे हैं तो ऑस्कर में तो कान ही रूल कर रहा है ना जी। अब देखिए, वो 6000 जूरी के मेंबर में से आधे से ज़्यादा कान, बर्लिन, वेनिस पहुंचते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो फिल्म देख चुके होते हैं पहले से ही। अब आप देखिए लॉस एंजल्स में जहाँ ये ऑस्कर की लॉबिंग की जाती है, लॉबिंग का मतलब ये होता है कि प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखा पाए। ऐसा ना हो कि MS सत्थू की फिल्म गरम हवा ऑस्कर में भेज दी गई 73 में, वो पेरिस में थे और उनके पास ऑस्कर में जाने के टिकट के पैसे नहीं थे जी। तो अभी जो ये आमिर खान ने अपनी फिल्म जो उन्होंने बनाई थी लगान, उसकी लॉबिंग की थी। लॉबिंग का मतलब कोई बुरी चीज़ नहीं, लॉबिंग का मतलब कि आपको पार्टियां करनी होती है जिसमें अपने फिल्म की स्क्रीनिंग रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा जूरी देख सके। कान में लॉबिंग नहीं होती, कान में जूरी होती है, उसका प्रेसिडेंट होता है और वो सब देखते हैं और उसके बाद फैसले होते हैं। दूसरी बात, कान उन फिल्मों को तरजीह देता है जो मनुष्यता के पक्ष में और मनुष्य की आज़ादी के पक्ष में दुनिया भर में वो परचम बुलंद करती हैं, और उन देशों की खास तौर पर जहां जान की बाजी लगाकर लोग फिल्में बना रहे हैं, यानी कि जहां जीवन खतरे में है। जैसे आप देखिए बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि सूडान की पहली फिल्म लास्ट ईयर गुड बाय जूलिया कैन में गई। सूडान की पहली फिल्म थी, उससे सूडान में तो लोग मारे जा रहे हैं गाजर मूली की तरह। तो जो कंफर्ट का सिनेमा है और मनोरंजन का सिनेमा है और हा ही का सिनेमा है, इसको दुनिया के किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं मिलती। डॉन, शाहरुख खान की डॉन को जर्मनी ने पैसा दिया, बनाया भी, सब कुछ किया, लेकिन मेन बर्निनाले में नहीं रखा। वो एक अलग सेक्शन है कॉमर्शियल का। तो कान में ब्रैड पिट भी आते हैं, लियोनार्डो डिकैप्रियो आते हैं, हैरिसन फोर्ड भी आते हैं, रॉबर्टो डिनेरो आते हैं, स्पीलबर्ग आते हैं, टॉम क्रूज भी आते हैं, लेकिन वो मेन में नहीं है, राइट, वो आउट ऑफ कंपटीशन है। तो अवार्ड में कोई लॉबिंग उस तरह से नहीं होती। यदि आप में दम है तो ये जो दुनिया की चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक खास, जैसे मीता जी कह रही थी कि खास ओरिएंटेशन की फिल्में बनानी होती है। जी मीता जी, खास ओरिएंटेशन की फिल्में बनानी होती है ना? हंसा दिया मुझे। नहीं, आपका आप बताइए खास ओरिएंटेशन। ठीक है, हम ओरिएंटेशन समझते हैं कि भाई फिल्म का मुद्दा, मसला क्या हो या किन चीज़ों पे बनी हो, टॉपिक क्या हो, बट ऐसे कौन से मुद्दे जो आपको लगता है बतौर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी अगर मैं आपसे पूछूं, जो हिंदुस्तान में अब जिस तरफ कैमरा घुमाने की ज़रूरत है? हमारे कल्चर में, हिंदुस्तानी कल्चर माने इंडिया, एक तो डाइवर्सिटी बहुत है। एक ही देश में इतनी भाषाएं हैं, इतने तौर तरीके हैं, मुझे लगता है। और एक हमारा जो एस्थेटिक है वो रस थ्योरी हमारे पास ही है, नाट्य शास्त्र की, और किसी के पास वो थ्योरी नहीं है, वो समझते ही नहीं उसे। हम और हमारे म्यूज़िक में, हमारे लिटरेचर में, हमारे अब सिनेमा में, बिकॉज सिनेमा इज़ अ कंपैरेटिवली न्यू आर्ट, ये इन चीज़ों का सबका था। आई पर्सनली फील वेरी स्ट्रांगली दैट, जैसे कि बहुत कम हमारे यहाँ बहुत किस्म के सिस्टम्स भी हैं। जैसे एक पेट्रियार्की है, वो नॉर्थ में बहुत है, साउथ में देयर इज़ अ मेट्रियार्की, इन नॉर्थ ईस्ट देयर इज़ अ मेट्रीलिनियल सिस्टम। वी आर अ कंट्री ऑफ इतना डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ औरतों का शोषण कहाँ पे। जैसे एक अनवेड मदर अगर है तो यूपी में तो उसको मार देंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में उसको पूरा सराहा जाएगा कि आप नेचर का एक फोर्स है, आप जन्म दे रही हैं।
तो हमारे जितने आई फील जो डाइवर्सिटी है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ अबाउट इंटरनेशनल एंड हाउ वी शुड इम्प्रेस द वेस्ट और एनीबडी और इवन कान, आई पर्सनली फील एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, दैट हमारे देश में कुछ चीज़ों को अब बहुत हो गया, उन्हें छोड़ दें थोड़ा सा, और जो हमारी जो दूसरी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने बहुत ज़्यादा चिंतन मनन नहीं किया है, हमारा एस्थेटिक सेंस, हमारा इंटेलेक्चुअल स्तर, इन चीज़ों पे फिल्में बननी चाहिए। ये मुश्किल फिल्में होती हैं जी, मुश्किल होती हैं बतौर मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरी फिल्म कुछ तो एंटरटेन करे जी। लेकिन मैं आपको एक अजीब सी एक बात बताऊं, जब बिरजू महाराज साहब गुजर गए थे तो उनको इंस्टाग्राम पे बहुत सारे उनके एक्सर्प्ट्स थे कि वो रजत कपूर, एक सीन है जिसमें वो पढ़ंत गिन बता रहे हैं, वो सब ख्याल गाथा से ली गई थी, कुमार शानी की फिल्म। अब वो फिल्म ऐसी नहीं है जिसे आप कहेंगे बॉक्स ऑफिस है, ये है वो है, लेकिन जब आपको बहुत गहराई में उतर के बहुत सूक्ष्म चीज़ और बहुत फाइन और बहुत सुंदर चीज़ निकालनी है तो आप इन फिल्मों में जाते हैं। एक फैशन ब्रांड है, 2 फैशन ब्रांड है दिल्ली बेस्ड, जिन्होंने अपना फैशन फिल्म्स बनाई थी, उनका नाम मैं नहीं लूँगी लेकिन जो जानते आप फैशन से भी जुड़ी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, देयर शो रील्स आर सो रेमिनिसेंट, माने हूबहू ख्याल गाथा के सीक्वेंसेस चुराए उन्होंने, और हैं ये बहुत हाई एंड फैशन ब्रांड्स, इंडियन हैं। उन्होंने पूरी अपनी जो शो रील्स बनाई हैं, जिनको पूरे देश में दुनिया भर में भेजा, वो सब ख्याल गाथा से बहुत प्रेरित से ज़्यादा कहूँगी, लिटरली लिफ्ट की हुई हैं, यू नो। सो आई फील व्हाट इज़ लैकिंग इन आवर सिनेमा टुडे, अपार्ट फ्रॉम जो मुद्दे हैं, क्योंकि बहुत मुद्दों पे आप फिल्म बनाओ, वो मुद्दे नहीं ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन और भी चीज़ें हैं जिन पे आपको फिल्म बना के एक पैरेलल रेजोनेंस, एक यूनिवर्स खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। राइट। और भी गम है ज़माने में, जो गम दिखा चुके हैं हम फिल्मों में अभी तक। हाँ, और भी गम है और भी सुंदरताएं हैं, क्योंकि हर चीज़ हर समय अगर आप सिर्फ गमों पे जुड़े रहें तो आपकी मनस्थिति वही हो जाएगी। लेकिन और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके लिए पर आपको बहुत डिटेल में उतरना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कैमरा नहीं, आपको दिमाग, आपको एजुकेटेड होना चाहिए। मंथन चिंतन मनन मंथन भी जी। जब तक मंथन नहीं होगा तब तक मक्खन नहीं निकलेगा। बिल्कुल। सो आई फील देयर इज अ लॉट इन आवर कंट्री व्हिच इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सप्लोर्ड इन सिनेमा बाय वे ऑफ themes, you know. Right. And of course, it's not, content is not enough. They say content is king, it is king, but also the aesthetic. Right. How do you tell? इन्होंने एक अच्छी बात की, उसके लिए आपको एजुकेटेड होना चाहिए जी। आप कैन की बात करें, बर्लिन, वेनिस, बुसान, टोरंटो, सब की बात करें, वहाँ हम लोगों को एक कैटलॉग मिलता है जी। उस कैटलॉग में सारी जानकारी होती है। right. उसमें आप जो उनके फिल्म मेकर्स की प्रोफाइल पढ़ेंगे तो अधिकतर लोग कहीं ना कहीं से पढ़े लिखे हैं। आप हिंदुस्तान में एक कैटलॉग बनाइए फिल्म मेकर्स का, उनमें से 5% से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। 5%। right. तो कोई भी फिल्म बनाते तो बिना पढ़े, और मैं ये बता देता हूँ, पढ़े लिखे से मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक डिग्री है। वो नहीं, मैंने सिनेमा की पढ़ाई। राइट। हमारे यहाँ फिल्म स्टडीज है ही नहीं, केवल FTI सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट और इससे ही तो पीनट्स हैं, इनसे कहाँ हमारे 140 करोड़ का काम। बट ऑल्सो फिल्म स्टडीज, अपार्ट फ्रॉम फिल्म स्टडीज, अजीत जी, द आइडिया कि एक विजुअल मीडियम है, आपने विजुअल अपना सेंस ही नहीं डेवलप किया। तो मेरा मानना है कि बिना उसकी ट्रेनिंग के हम माँ के पेट से तो प्रतिभाशाली नहीं आ जाएंगे। इट्स अक्वायर्ड स्किल, फिल्म मेकिंग इज अक्वायर्ड स्किल, ये अर्जित योग्यता है। इट्स अ स्पिरिचुअली, हमें थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने MBBS नहीं किया है तो क्या मैं आपके हार्ट का ऑपरेशन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, नहीं तो आप मर जाएंगे। उसी तरह बिना पढ़े लिखे लोग सिनेमा में आ गए हैं तो वो एक अलग जानरा है, तो वर्ल्ड उसको महत्व नहीं देता, विश्व में उसका महत्व नहीं। हमें कुएं के मेढक में यहीं से 400 करोड़ 500 करोड़ में ख़त्म हो जाते हैं, जबकि हॉलीवुड की 2 फिल्में जितना कारोबार करती हैं उसमें आपका पूरा मुंबई समा जाता है। बात करते हैं यूसुफ साहब से इस बारे में, इंडियन मोशन पिक्चर्स इम्पा के एग्जीक्यूटिव मेंबर। इम्पा वालों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इस बार उन लोगों की कोशिशों से, जिसमें मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान है उनको सहयोग करने में और उनको रास्ता दिखाने में, कई लोगों को मैंने समझाया कि कैसे कैसे वो हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये तीसरी बड़ी घटना है कान फेस्टिवल में इधर 20 सालों की हिस्ट्री में। सबसे पहले 2013 में कान ने इंडिया को गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया था, 2013 में। उस साल देखिए जो लंच बॉक्स और संजय लीला भंसाली की देवदास और कई फिल्में, और स्टीवन स्पीलबर्ग उस जूरी के अध्यक्ष थे और ये सब हुआ था, और विद्या बालन भी थी जूरी की अध्यक्ष मेंबर थी।
उसके बाद पिछले साल कांस मार्केट ने हमें एक गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया था मोस्ट प्रेफर्ड नेशन। और CII ने एक पूरा डिनर, मार्केट का डिनर थ्रो किया था उसमें। और थंडाल कुछ स्टूडियो है साउथ का, उसने पैसे फेनंडा। लगाए थे, उसने पैसे लगाए थे। और अब तीसरी बार गवर्नमेंट तो जाती ही है, गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन इम्पा ने इस बार ये बड़ा इनिशिएटिव लिया है। और को प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा को प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा हमारी फिल्में बाहर जाकर कारोबार करेंगी। यूसुफ से लास्ट वर्ड में लेना चाहूँगा कि बतौर इम्पा के मेंबर होते हुए आप कॉमर्शियल सिनेमा हमारे हिंदुस्तान में है और एसोसिएशंस हैं और सब देखती हैं, और दूसरी तरफ है कंटेंट बेस्ड सिनेमा। आप पर्सनली क्या ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, पहली चीज़, और दूसरी कि ये जो बातें अभी हमने की कि इन फिल्मों को प्लेटफॉर्म, जिसमें जैसे आप तंबू लगा के सिनेमा दिखाने की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इम्पा और क्या कर रही है इस तरह के सिनेमा को और बढ़ावा देने के? बहुत लंबा डिस्कशन है ये, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कंटेंट बेस्ड सिनेमा की एक जगह है। मैं पर्सनली एक ज़िद पे रहता हूँ कि इस सिनेमा को आगे बढ़ाया जाए। मुझे मौका मिला अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी फिल्में करने का, तो न्यूटन मेरे हाथों से गई, मैंने मुक्ति भवन की 2017 में मुक्ति भवन की। मेरी शुरुआत हुई थी परसेप्ट सहारा के, जब टाइप किया था तो पहली 3 पिक्चरें हमारी, तीनों सुपरहिट पिक्चरें थी। आपको नाम बताऊंगा, आप बोलोगे कि वो स्टार ड्रिवन फिल्में नहीं थी, वो एक फिल्म थी फिर मिलेंगे जो रेवती जी ने बनाई थी। इट वॉज बेस्ड ऑन एड्स, इट वॉज अ इंटरनेशनल टॉपिक। फिर उसके बाद हमने पिक्चर की पेज 3। But that was star driven. It had Salman Khan in it. No, Salman Khan was there for half a minute. And it had Shilpa Shetty. No, the subject was made without any money is what the question is. क्या है कि एक इंटेलिजेंटली मॉडल करना बहुत ज़रूरी होता है। वो पिक्चर अगर 20 करोड़ में बनती तो सक्सेसफुल नहीं थी, वो 2 करोड़ में फिल्म बनाई गई थी, क्योंकि किसी ने कोई पैसा नहीं लिया था, क्योंकि सब्जेक्ट अच्छा था। ठीक है, फिर हमने की पेज 3, जिसके अंदर सब सिर्फ एक थैंक यू नोट के ऊपर आए थे, जिसने भी काम किया था उसमें, मधुर की फिल्म है, तो वो मुझे करने का मौका मिला। यहाँ जो सुजीत सरकार की पहली फिल्म थी वो डिस्ट्रीब्यूट मैंने की। तो मुझे इंडिपेंडेंट सिनेमा को आगे बढ़ाने का बहुत शौक़ है, और मैं हमेशा इंडिपेंडेंट सिनेमा को लेकर दौड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, और सक्सेस भी मिला है, क्योंकि न्यूटन जैसी पिक्चर कहाँ से कहाँ पहुँची है। और इफ़ यू गो टू सी इवन मुक्ति भवन 40 कंट्रियों में रिलीज हुई, जापान में 14 वीक चली हो पिक्चर मुक्ति भवन। बहुत तो ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है, लेकिन मैं इसके अंदर बैलेंस ढूंढता हूँ। देखिए क्या है कि प्रोड्यूसर भी पैसा लगाता है 2 पैसा कमाने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बट हिंदुस्तान में इतनी कहानियाँ हैं। अच्छा, एक पिक्चर जो मैं छूट गई इसके अंदर वॉज डोर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय। जब डोर हम लेके गए थे, नागेश की फिल्म हमने बनाई थी, तब भी ये इशू आता था कि हमने कांचीवरम बनाई प्रियदर्शन के साथ, जिसको अगेन प्रकाश राज के साथ, वो भी मैंने ऐसी कम से 25 पिक्चरों में काम किया है। जो डिस्ट्रीब्यूशन में, मैं मार्केटिंग में उसको चैलेंज समझ के मैं आगे लेकर जाता हूँ। हम टोरंटो लेके गए थे कांचीवरम को, सिलेक्ट नहीं हुई, इज अ सेकेंडरी थिंग, लेकिन ये मार्केट को और ये पोजीशन को छोड़ना नहीं है। ये पोजीशन में बहुत स्कोप है, और जैसे सर ने बताया ना कि एक जगह से आपको ब्रेक थ्रू दरवाज़ा खुलता है ना, तो 100 दरवाजे खुलते हैं, सबके लिए 100 दरवाजे खुलते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। सो माई पर्सनल चॉइस इज दैट। कमिंग टू इम्पा में ये समझ है इस कमेटी के अंदर कि यार सब पिक्चरें बड़े मियाँ छोटे मियाँ नहीं हो सकती है। ये जितने लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, सब बड़े मियाँ नहीं हो सकते, कुछ छोटे मियाँ को भी तो आगे बढ़ाइए। तो हमने ये कमेटी ने डिसाइड किया, हमारे प्रेसिडेंट ने बोला कि क्या हो जाएगा, मतलब नुकसान हो जाएगा। तो वैसे हर रोज़ नुकसान होता है, 25 लाख 50 लाख का नुकसान होगा, हमको सबको मौका देना चाहिए। लेट अस सी कि कौन क्या लेकर आ रहा है। और हम जब ये मुहिम चली तो 31 लोगों ने पार्टिसिपेट करना, विच इज़ अ वेरी वेरी ब्रेक थ्रू थिंग फॉर इम्पा, कि इंडिया के लिए ये पहली बार, और ये हर साल हम करेंगे, और अब इसके बाद टोरंटो करेंगे, इसके बाद बर्लिन करेंगे, हम सब करेंगे, क्योंकि हम करेक्ट फिल्में लेके जाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात जो मीता जी ने कही ना, कि ये जो डाइवर्सिटी है इसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आज नहीं कोई 500 रुपये में टिकट देख के पिक्चर देख पा रहा है, तो उनको क्या दिया जाए। उसके लिए ये जो हमने सिनेमा को जो एक 5 स्टार सिनेमा बना दिया है, तो नीचे कुछ है ही नहीं। इसीलिए मैंने जो कहा, जो जनता सिनेमा का कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया, वो ये है कि 50 रुपये वाला आदमी पिक्चर कहाँ देखेगा, मुझे बताइए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे हेल्प की है, उन्होंने कहा है कि आप कहाँ लगाना चाहते हैं बताइए सिनेमास, जहाँ आपको लाइसेंस चाहिए हम लाइसेंस देंगे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जब आ गई है तो आप इसको लगाइए।
और लोगों तक सिनेमा को पहुंचाइए। सो ये बहुत ही गवर्नमेंट की तरफ से, इम्पा की तरफ से, हम सबकी तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव मूव है। चलिए, बड़ी पिक्चर है जो बनती है, उनका बिजनेस है, उनका 500 रुपये का टिकट है, 1000 रुपये का टिकट है। मैंने भी जाके देखी है 2-2 हज़ार रुपये। आपकी ये बात सुन के मुझे सिर्फ, मैं मीता से एक सवाल पूछना चाहूंगा जाते जाते, वो ये कि एक फिल्म हो गई जो कंटेंट बेस्ड फिल्म है, जिसमें आपको अपनी प्रतिभा हर तरह से दिखाने का मौका मिलता है, और एक होता है एंटरटेनिंग फिल्म जो हम कई बार देखना चाहते हैं। जैसे यूसुफ ने बोला कि दोनों फिल्में जरूरी हैं, आप पर्सनली सिर्फ एक ही तरह का सिनेमा करना चाहेंगे या उसमें भी आपको मजा आता है जो ये एंटरटेनिंग मसाला फिल्में, कमर्शियल? I love all kinds of films, but even in entertaining and masala, in fact अगर हम जो फिल्में जब बचपन में बनती थी 70s, 60s, even 70s. there earlier, they were vastly entertaining and they were wonderfully made. They were great actors and directors. ये आपने एक जो बात कही ना कि हर प्रोड्यूसर 2 पैसे कमाना चाहता है, ये कैच है। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ा है। और दूसरी बात ये आपने दूसरी बात कही जिसको मैं आपका निंदा नहीं करूँ, लेकिन मैं पर्सनली एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्ट्रेस, also as someone who has to deal with people, अब जब मैं 25 साल की थी तो ठीक था क्योंकि महारथी लोग थे। जब आप बिना पैसे के लोगों से काम करवाते हैं ना, तो आप काम भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देते हैं जो पैसे मांगेंगे नहीं, जो किसी तरह घुस जाएं अंदर। Among technicians also, it's a fact. And our industry, I am sorry to say, and this is going to be a very unpopular thing I'm saying, I do not think our industry qualifies itself to be called an industry today because there is still this grey area. नहीं, इंडस्ट्री तो है ही नहीं ना कानून। इंडस्ट्री का बताओ, एक मिनट मैं हस्तक्षेप करना but I want to say there is still this finish. grey area where you will say, I'm sorry I can't pay you, but you please do my work, it's great. तो कहीं ना कहीं जब आप नॉन पे करके लोगों को लेते हैं तो फिर आप चॉइस भी कई अक्सर स्पेशली इन द लोअर टेक्नीशियन लेवल्स आप ऐसे लोगों को लेते हैं जो बेचारे ना ट्रेंड होते हैं, जो अगर आप एज अ ट्रेंड कल्टिवेटेड आर्टिस्टिक टेक्निकल एक्सपर्ट अगर आप 100 रुपये मांग रहे हैं, वो 5 रुपये में काम करने को तैयार है, आप कहते हैं उसको ले आओ। राइट। सो ऑल इन ऑल सिनेमा सफर्स। Agree with The you. growth of cinema It's a very suffers. important point. Very, very important. When you do not pay people and you say ये कर लो, nobody took even a penny, which is not true. You pay money for equipment, So there right? is Like the big guys who have Ma'am, equipment, they don't even give it. There is a very big discussion here which can go on and on. Right. Because even a person who makes a concept film has to know and get educated about his target this whole audience and thing- design it. It's a very big No. science, the whole thing. I think filmmaking should be at the time of its being made about making the film. It's about a worldview. It's about a thought process. And all great films, in fact apparently पद्मनाभन जी जो अभी गुजर गए, वो मुझे शक्ति दा की एक बात बता दे, शक्ति सामंत की बात। शक्ति सामंत ने कहा जब भी मैंने दिल से फिल्म बनाई बिना सोच के कि उसकी मार्केट क्या होगी, वो फिल्म हिट गई। जब भी मैंने पैसे के लिए फिल्म बनाई कि इसका ये ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, ये है वो फिल्म फ्लॉप हो गई। राइट, बट ये तो इंडस्ट्री के बारे में हमेशा से कहा गया है कि बहुत लंबा है। कन्विक्शन जी। Conviction No, और it's about having a solid world. नहीं, सॉलिड वर्ड वही ना कि अगर मैं कन्विंस हूँ अपने सब्जेक्ट से, अपने एक्टर्स से, अपने कैरेक्टर्स से। बहुत सारे बेवकूफ लोग बेवकूफियों से भी कन्विंस। नहीं, वो घमंड, वो अहंकार होता है, वो कन्विक्शन नहीं है, कन्विक्शन वो नहीं, वो अहंकार होता है जी। वो भी एक इशू है, चीज- अहंकार भी चीज- एक इशू है हमारी लाइफ में। एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से हम अपने 2 नौजवान लोगों को धन्यवाद करें, उनको बधाई दें। वो भी पायल कपाडिया की लाइन में हैं और पायल, उनका नाम है चिदानंद एस नायक, मेरी सुबह ही बात हुई FTI उनसे के, जी। जिनकी फिल्म सिने फाउंडेशन में है, और एक यूके की इंडियन है जो यूके इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट हुई हैं, उनका नाम है मानसी महेश्वरी। जी, मानसी महेश्वरी। मानसी महेश्वरी, वो भी सिलेक्टेड है। ये दोनों लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं तीनों को? NDTV के माध्यम से। पायल तो हैं ही ऑलरेडी, पायल तो हैं, पायल है, और आप क्योंकि ये सबको भी दो बधाई लोग- है क्योंकि आप सब लोग जा रहे ये हैं। 2 लोग ने बहुत बड़ा बैरियर क्रॉस किया है, Right. बहुत बड़ा। आप सोचिए 3000 फिल्मों में से इनकी फिल्म सेलेक्ट हुई है, तो कितने प्रतिभाशाली हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जब ये बड़ा होकर आगे जाकर बड़ी फीचर फिल्म बनाएंगे तो ज़रूर कैन उसको जगह देगा। अब आपकी एक बात और, आप लोगों ने कहा कि ये फिल्में एंटरटेनमेंट, ये एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? अडू हाँ। गोपाला कृष्णा को मैं कोट करूं तो वो कहते हैं कि इसमें यदि ये फिल्म आपको आनंद नहीं देती, मैंने जो आर्ट हाउस सिनेमा और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के बारे में, वो बहुत आनंद देती है, आपको भ्रम है कि उससे आनंद नहीं मिलता। अब देखिए,
ऑस्कर में एक कैटेगरी मैं है, आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता ऑस्कर की एक कैटेगरी का उदाहरण मैं प्रमाण के तौर पर देना चाहूँगा। वो कैटेगरी है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की, जिसको पहले कहा जाता था बेस्ट सिनेमा इन फॉरेन फॉरेन। लैंग्वेज। आपको लगता है कि वो कमर्शियली हिट नहीं होती हैं, नहीं, बिल्कुल होता। लेकिन आप उसको तो वो तो पूरा कंटेंट ड्रिवन सिनेमा है। 3 फिल्मों का नाम लेता हूँ। अमोर, माइकल हैनेके की फिल्म, आपको इस तरह का एंटरटेनमेंट तो है ही नहीं उसमें। वो मृत्यु के कगार पर पहुंचे हुए एक कपल और दोनों आपस में प्रेम करते हैं, और उस तरह का बहुत हार्ड हिटिंग है। मैं इसको दूसरी तरह से बोलूं जी, 2015 या 14 सन ऑफ साउल, आपका दिल दहल जाता है। लाजलो नेमेस की हंगेरियन फिल्म है, जिसमें वो सेकेंड वर्ल्ड वार में एक यहूदी अपने बच्चे, मरे हुए बच्चे को भगा कर ले जाता है ताकि उसका अंग भंग ना हो। आपका दिल, जब मैंने कैन में ये फिल्म देखी तो आधे घंटे तक काट मार गया था, लेकिन वो बेस्ट अवार्ड ऑस्कर में जीतती है। तो उसका बिजनेस भी उतना ही सही बड़ा बात, होता है। मैं सही ये बात। कह रहा हूँ, ये Content balance is very हिंदुस्तान में important. भ्रम है कि कंटेंट ड्रिवन सिनेमा एंटरटेनमेंट नहीं करता। सर मुझे लगता है वर्ड गलत दिया है। एंटरटेनमेंट से मतलब है वो फिल्म जो आपके इमोशंस को झकझोर झकझोर सके। सके। और मैं Absolutely. आपको जाते जाते आखिरी लाइन में बोलना चाहूंगा कि मैं तब तक इतना बड़ा नहीं था, बच्चा था मैं शायद, और मुझे आज भी याद है वो फिल्म भी कान में गई थी, 2 बीघा जमीन, विमल हाँ, रॉय की। गई थी। वो फिल्म देखी थी मैंने, और वो फिल्म आज तक झंझोर मैंने जब जैसी। सोचता हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खासतौर से उसका आखिरी सीन मेरे दिमाग में छप चुका है, जब बलराज साहनी साहब अपनी ही जमीन पर वो मिट्टी उठाते हैं और वो आके चौकीदार बोलता है और वो धूल ऐसे हाथ से निकलती है। तो वो सिनेमा वो है जो आपको आज भी आपके जहन में ताजा है और आपको आज भी सोचते हैं तो झकझोर जाता है। और मेरे ख्याल में वैसे ही सिनेमा की जरूरत है। एंटरटेनमेंट से मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप हंस के चले, वो भी सिनेमा ठीक है, जरूरी है, लेकिन आपको झकझोरे, आपको सोचने को मजबूर करें। और जब आप सिनेमा हॉल से बाहर जाएं, कम से कम 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 4 दिन 6 दिन वो आपके साथ रहे। Absolutely. और हाँ, ऐसे सिनेमा की बिल्कुल। जरूरत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और मेरे ख्याल में आप सबको बधाई, आप सब लोग जा रहे हैं और हिंदुस्तान का, भारत का परचम ऊंचा करके आए। Thank you. Thank you very much. थैंक यू।